हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का इस समय तीसरा चैप्टर भूगोल का पढ़ाया जा रहा है। तो ऊर्जा और शक्ति के संसाधन, तो इसमें आप आगे पेट्रोल, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, बिजली विद्युत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब खनिज, आगे जो पॉइंट है खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण। हम सभी जानते हैं कि खनिज जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसने हमारे विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब खनिजों में जो कोयला आता है, पेट्रोल आता है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ये काफ़ी समय से हमारी सहायता करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर खनिज नहीं रहेंगे तो फिर देश का विकास हो नहीं सकता। मोटर गाड़ी नहीं चलेगी, कारखाने नहीं चलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चलेंगी, कुछ नहीं है, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो खनिज हमारे लिए, हमारे नहीं किसी भी देश के लिए खनिज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इसका संरक्षण हमें कैसे करना है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी खनिज हैं, चाहे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारा विकास रुक जाएगा। तो इनका हम प्रयोग कैसे करें? इनका प्रयोग सोच समझकर सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम कम इसको खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा भविष्य में ये काम आएगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। जितना ही हम ज़्यादा इसका यूज करेंगे, जितना ही ज़्यादा हम खर्च करेंगे, उतना ही तेज़ी से यह समाप्त होने लगेगा। तो इसका संरक्षण का मतलब यही है कि हम इसका उचित उपयोग करें, कि जितना हमें आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। तभी हम क्या कर सकते हैं? इन खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। ये तो तय है कि ये कभी ना कभी समाप्त जरूर होने वाले हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनका उचित दोहन किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से इनका दोहन किया जाए, इनका उचित उपयोग किया जाए, तो ये काफ़ी अधिक दिनों तक चल सकते हैं और हमें ऊर्जा लगातार देते रहेंगे, हमारी समस्याओं को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। तो ये है खनिजों का, हम जितना ही अच्छे से संरक्षण करेंगे उतना ज़्यादा दिनों तक ये चलेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का मतलब ये है कि इनका भविष्य उज्जवल है, भविष्य में इन्हीं का उपयोग किया जाना है। जब खनिज समाप्त हो जाएंगे, खनिज संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तो हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग ही करेंगे, क्योंकि यही भविष्य में हमारे काम आने वाले हैं। तो अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आखिर में होते क्या हैं, क्या क्या हैं? तो पहला जो पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा हमें किससे मिलता है? सौर ऊर्जा में सूर्य से मिलता है, सूर्य की ऊर्जा से ही हमें सौर ऊर्जा मिलता है। अब सौर ऊर्जा हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है यहाँ पे सूर्योदय जो होता है, मतलब कि सूर्य उगता है। हमारा देश जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पे धूप होती है, लगातार होती है। अगर बरसात के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए और ठंड के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो लगातार 8-9 महीने, यहाँ तक कि 10 महीने हम कह सकते हैं कि सूर्य उगता है। तो सूर्य लगातार उगता है तो हमें लगातार ऊर्जा उससे मिल सकती है। देखिए, यह सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन विद्यमान ऊर्जा का कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या है? कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका भविष्य जो है वह उज्ज्वल है। इसकी उल्लेखनीय उपलब्धि क्या है? सोलर कुकर है। सोलर कुकर क्या है? इसकी एक उपलब्धि है। अब यह भविष्य की ऊर्जा है, क्योंकि यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यह नवीकरणीय संसाधन, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो यह भविष्य की ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे तो इसी का अस्तित्व बना रहेगा। अब सौर ऊर्जा की अगर आगे हम बात करें तो 1 घंटे की सौर ऊर्जा 21 अरब टन कोयले के समान है, समतुल्य है। 1 घंटे में जो सौर ऊर्जा हमें मिलेगी वो 21 अरब टन कोयले के समान है। उतना 21 अरब टन कोयले को खर्च करेंगे, जलाएंगे तो उतनी ऊर्जा मिलेगी जितना कि 1 घंटे की सौर ऊर्जा से हमें मिल जाती है। अब भारत में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को, भारत में अब सौर ऊर्जा हर जगह मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पूरे वर्ष सूर्य सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। सूर्य
हर जगह उगता है। मैंने बताया ना कि लगभग 10 महीने सूर्य उगता है। कुछ दिन ठंड का मौसम है, कुछ दिन बरसात का मौसम। उसके अलावा साल भर भारत में धूप होती है, तो भारत में लगातार सौर ऊर्जा मिलता रहता है। अब सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में 80,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। कितना? 80,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की संभावना है, क्योंकि देश में हर जगह धूप उगती है, सूर्य का उदय होता है, इसलिए देश में हर जगह सौर ऊर्जा उपलब्ध होने की संभावना है। साथ ही साथ यह 250 मैट्रिक टन कोयले से प्राप्त ऊर्जा के बराबर है। जो 80,000 मेगावाट हमें ऊर्जा मिलने की संभावना है, वह 250 मैट्रिक टन कोयले से जो ऊर्जा मिलती है उसके बराबर है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा भारत में उसका भविष्य उज्जवल है। और भविष्य में जब ये अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएंगे, ये कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगा, तो हम सौर ऊर्जा पे निर्भर हो जाएंगे। ये हमारे काम आने वाला है। तो ये था सौर ऊर्जा। अब अगला जो गैर परंपरागत स्रोत है वो पवन ऊर्जा। ये भी क्या है? ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है। ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक पेड़ पौधे रहेंगे ये भी हमें लगातार ऊर्जा देता रहेगा। तो जो भारत में पवन ऊर्जा की बात करें, वह चिर अस्थायी, निःशुल्क और व्यापक रूप से वितरित ऊर्जा है। यह भी समाप्त होने वाला नहीं है। अब इसका जो प्रयोग होता है, किसका? पवन ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पानी को खींचने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पवन ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाता है, पानी को खींचने में भी किया जाता है। और देश में कृषि की सिंचाई के लिए इसकी आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। जब कृषि की सिंचाई होती है, अब हम जानते हैं कि कृषि की सिंचाई लगातार होती है, पानी की आवश्यकता खेतों में लगातार पड़ती है, तो उसमें भी पवन ऊर्जा का योगदान रहता है। अब आगे पवन ऊर्जा का अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में 2000 मेगावाट से अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत कितना उत्पादन करता है? 2000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन भविष्य में इसके और ज़्यादा उत्पादन करने की संभावना है। भविष्य में जो पवन ऊर्जा है इसका और अधिक उपयोग और अधिक उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर अगर पवन शक्ति से 1800 पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं। कितनी? 1800 पवन चक्कियाँ भारत में चलती हैं। और कितना उत्पादन होता है? 2000 मेगावाट उत्पादन होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए जल, इसके उपयोग में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इस समय की बात करते हैं तो इस समय 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन शक्ति से किया जा रहा है। पवन शक्ति कितना विद्युत उत्पन्न करता है? 900 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। अब यह जो उत्पादन होता है कहाँ कहाँ से होता है? गुजरात, तमिलनाडु, जितने भी समुद्र के किनारे वाले राज्य होंगे वहीं पे उसका उत्पादन होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं हैं लगातार चलती रहती हैं। तो गुजरात समुद्र के किनारे, तमिलनाडु भी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पे इन राज्यों में ये शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। इसका पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। छोटे विद्युत जनित पवन शक्ति से इन राज्यों के बहुत से भागों को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। मतलब कि जिन राज्यों में विद्युत ऊर्जा नहीं मिल पाती है वहाँ पे भी क्या किया जाता है, इस प्रकार के पवन ऊर्जा जो हमें मिलती है उसका उपयोग उन राज्यों में किया जाता है, वहाँ पे उसको उन राज्यों को भेजा जाता है। अब अगला पॉइंट है जैव समूह, बायोमास। देखिए जैव समूह किसे कहते हैं? पेड़ पौधों तथा जंतुओं के अवशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ ही क्या होते हैं? जैव समूह कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, कृषि और वनों पर अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मल मूत्र आदि आते हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो जैव समूह के अंतर्गत आते हैं। अब जो बायोमास है उसके 2 चरणों का है। बायोमास कितने चरणों का है? 2। प्रथम चरण उत्पादन का और दूसरा उपभोग का। मतलब कि जब अगर इसका उत्पादन किया जा रहा है तो उपभोग भी किया जाएगा। तो इसके 2 चरण होते हैं, एक उत्पादन किया जाता है और एक
उपभोग किया जाता है। उत्पादन जो होता है, उत्पादन कार्यक्रम में कम समय के भीतर जलाऊ लकड़ी पाने के लिए शीघ्रता से उगने वाले पौधों की खोज तथा वनस्पति विहीन भूमि पर वृक्ष लगाना सम्मिलित है। उत्पादन में क्या होता है कि लकड़ी की खोज की जाती है जो जल्दी से उगती है, और साथ ही साथ भूमियों पर वृक्ष लगाया जाता है। ये दो काम किए जाते हैं। साथ ही साथ जैव समूह जो है, इसका उपयोग कार्यक्रम के दो प्रमुख संगठन हैं। कौन कौन? जैव समूह विक्रेटिंग तथा जैव समूह का गैस में बदलता जाना। ये दो काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो आखिर में अब तो इस तरह से हमें इसका भी उपयोग हम करते हैं। अब अगला पॉइंट है बायोगैस। बायोगैस जो है पौधों की व्यर्थ सामग्री, कूड़ा करकट, कृषि का झाड़ झंझाड़, फसलों के अपशिष्ट आदि से बनाया जाता है। बायोगैस कैसे बनाया जाता है? जो कूड़ा करकट होता है, कृषि के झाड़ झंझाड़ होते हैं, व्यर्थ सामग्री होती है, फसलों के जो अपशिष्ट होते हैं, सड़े गले पदार्थ, उसी से बायोगैस बनाया जाता है। जो बायोगैस है डाइजेस्टर की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है। बायोगैस का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? डाइजेस्टर की सहायता से। अब इसका मुख्य जो संगठन होता है, संगठक को क्या क्या होते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी दो गैसें होती हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो प्रयोग होता है एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके स्थान पे बायोगैस का भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि जो बायोगैस होता है और गोबर गैस होता है उसकी बनाने की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बायोगैस और गोबर गैस में को बनाने में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या क्या है? पहला अंतर यह है कि बायोगैस को पौधों और वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से बनाया जाता है। बायोगैस कैसे बनाया जाता है? पौधों और वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से। जबकि जो गोबर गैस होता है उसको गोबर से बनाया जाता है। गाय भैंस के मल यानी कि गोबर से बनाया जाता है। गोबर गैस किससे बनाया जाता है? गोबर की सहायता से। और बायोगैस पौधों और वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से बनाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि बायोगैस में मीथेन की अत्यधिक मात्रा अर्थात 80% होती है। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट पाया जाता है? मीथेन एक गैस है जो 80% पाया जाता है। इसमें तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि गोबर गैस में मीथेन की केवल 55% मात्रा होती है। बायोगैस में मीथेन 80% पाया जाता है और गोबर गैस में 55% पाया जाता है। किसानों की ऊर्जा और खाद की आवश्यकता पूरी करने के लिए गोबर गैस के अन्य क्या उपयोग हैं? किसानों के लिए ऊर्जा मिलती है। किसानों की ऊर्जा और खाद जो होती है उस गोबर से हमें खाद भी मिल जाती है। साथ ही साथ गांव को विद्युत की आवश्यकता को पूरी करने में यह समर्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गांव की सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गोबर गैस का। तो ये दोनों अंतर हैं गोबर गैस और बायोगैस में। अब अगला पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा। भारत में लगभग 113 भाप और गर्म जल स्रोत व्यवस्थाएं उपयोग के लिए अनुकूल समझी जाती हैं। मतलब कि इतना उपयोग किया जाता है, कितना? 113 भाप और गर्म जल स्रोत हैं जिसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए। अब इनका जो पूर्णतः विकसित होने की स्थितियों में से केवल 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकती हैं। कितनी? इनके द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? 10,000 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ पानी के गर्म स्रोतों वाले कुछ सुपरिचित स्थान पुग घाटी लद्दाख में, एक पुग घाटी है, एक लद्दाख है, तपोवन है जो उत्तराखंड के प्रदेशी पहाड़ी भाग हैं। साथ ही साथ बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ से इनका उत्पादन किया जाता है। जो पुग घाटी है उसमें 7 मेगावाट शक्ति संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पुग घाटी से 7 मेगावाट शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया और वहाँ से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और बहुत सारे जगह हैं इनकी जो ऊर्जा स्थानीय है बासिंदों और सेना के संस्थानों को दी जाती है। मतलब कि जो भूतापीय ऊर्जा निकलता है वो वहाँ के लोगों के लिए और साथ ही साथ सेना के जो वहाँ पे संस्थान होती हैं वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। माणिकरण हिमाचल प्रदेश स्थित पानी के
जो गर्म स्रोत की ऊर्जा का उपयोग फलों के संरक्षण और शीघ्र नष्ट हो जाने वाली चीज़ों के प्रशीतन हेतु किया जाता है। मतलब कि इसका उपयोग अन्य किस लिए किया जाता है? जो ऊर्जा का उपयोग होता है, इस ऊर्जा का उपयोग फलों के संरक्षण के लिए, फलों को बचाने के लिए, और जो वस्तुएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसको प्रशीतन हेतु मतलब कि ठंडे घर में के लिए, ठंडे घर हेतु भेजा जाता है, तो उसमें इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है इसमें का लास्ट, भारत में ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा जो होता है वो कहाँ से आता है? ज्वार से। जो समुद्रों में ज्वार आते हैं वहाँ से ज्वारी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। देखिए, पानी के संकरे प्रवेश द्वार में जाने वाली उच्च ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा बनाने के काम आती है। यानी कि जो ज्वारी ऊर्जा बनता है वो कहाँ पे बनता है? पानी में ही बनता है। यह भी ऊर्जा का क्षय न होने वाला निःशुल्क साधन है। मतलब कि यह जो ज्वारी ऊर्जा वो भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, और यह निःशुल्क साधन है। अब जो ज्वारी ऊर्जा होता है, मैंने बताया ना कि ज्वारी ऊर्जा जल में, समुद्रों में कम से कम इसका उत्पादन जो होता है समुद्रों में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे? खंबात और कच्छ की खाड़ियों, गुजरात में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करने के अनुकूल स्थान है। ये खंबात और कच्छ की खाड़ी ये समुद्री हिस्सा है गुजरात का, तो यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ सुंदरवन डेल्टा में भी ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, वो जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है वही क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। तो वहाँ पर भी ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन हम करते हैं। अब यह अनुमान है कि 3 घाटियों में 8,000 से 9,000 मेगावाट ज्वारी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि तीनों घाटियों में 8,000 से 9,000 मेगावाट ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, और हो सकता है कि आगे इसका और अधिक उत्पादन होने की संभावना, इसका और अधिक उत्पादन किया जाए। 1988 में कच्छ की खाड़ी में 600 मेगावाट ज्वारी विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। तो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे 600 मेगावाट ज्वारी विद्युत परियोजना स्थापित की गई कि वहाँ से 600 मेगावाट का उत्पादन, ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। अगला लास्ट पॉइंट, कृषि में प्रयुक्त पशुओं और मनुष्यों के वर्ज्य पदार्थ ऊर्जा ग्रहण। देखिए, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी कब चलाया गया था? 1985 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या होता है? 5 वर्ष के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं देश के विकास के लिए, वही होती हैं पंचवर्षीय योजनाएं। क्योंकि इसे 5 वर्ष के लिए चलाया जाता है, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। तो जो 7वां पंचवर्षीय योजना चला था, कब चला था? 1985 से 90 तक, ये 5 सालों का था। तो इस दौरान क्या किया गया? ऊर्जा ग्राम परियोजना आरंभ की गई। क्या किया गया? ऊर्जा ग्राम परियोजना आरंभ की गई। आखिर में इसमें किया क्या गया? जैव समूहों, पशुओं, मुर्गियों और मनुष्यों के मल मूत्र का प्रयोग करके गांव की ऊर्जा और विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वहां गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मतलब कि वहां पे क्या किया गया? गांव में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, कि गांव में, हर गांव में ऊर्जा का उत्पादन हो, उसे किसी दूसरे जगह से ऊर्जा मांगने की आवश्यकता न हो, गांव में ही ऊर्जा उत्पादन कर लिया जाए, इसके लिए क्या किया गया? जैव समूहों, पशुओं, मुर्गियों, मनुष्यों, मलमूत्रों की सहायता से गोबर गैस संयंत्र लगाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं गोबर गैस जो होता है, गोबर की सहायता से उसका जो गैस का उत्पादन होता है, किसकी सहायता से होता है? गोबर की सहायता से होता है। तो गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, मतलब कि उस समय लगाए गए। अब इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? ऐसे आदर्श गांवों को बनाने का जहां ऊर्जा की संपूर्ण आवश्यकता पुनः आपूर्ति ऊर्जा संसाधनों से पूरी की जाए। मतलब कि ऊर्जा, हर गांव में ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, उस बिजली की आवश्यकता को इसी गोबर गैस के द्वारा, गोबर गैस संयंत्र के द्वारा क्या किया जाए? पूरा कर लिया जाए। तो अभी तक ऐसा 244 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। मतलब कि 244 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें गोबर गैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। आगे और सरकार को आवश्यकता होगी, सरकार को लगेगा कि अन्य हर जगह पे, अन्य बहुत सारे जगहों पे गोबर गैस संयंत्र लगाए जाने की आवश्यकता है, तो सरकार इस बारे में आगे विचार करेगी।
तो ये जो चैप्टर था तीसरा, शक्ति और ऊर्जा के संसाधन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ों से हमें शक्ति ऊर्जा मिलता है। नवीकरणीय संसाधन है, कुछ अनवीकरणीय संसाधन है, कुछ जो समाप्त हो जाने वाले हैं, और जब समाप्त हो जाएंगे तो उनके स्थान पे नवीकरणीय संसाधन आएंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जिन्हें हम गैर परंपरागत स्रोत भी कह सकते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी कह सकते हैं, जिनमें क्या क्या आते हैं, सौर ऊर्जा आता है, आपका पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, गोबर गैस भी आ जाएगा। ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। ज्वारी ऊर्जा हो गया, ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं जो भविष्य में हमारे काम आने वाले हैं। तो हमें संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि अगर संसाधन से हमें ही लाभ होता है, संसाधनों का उपयोग हम ही करते हैं, तो क्यों न इसका उचित उपयोग किया जाए, इसका दोहन न किया जाए, इसका वैसे ही दुरुपयोग न किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम इसका उपयोग करेंगे, उचित उपयोग करेंगे, तो यह ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा और हमारे ही काम आएगा, देश के काम आएगा, देश के विकास में योगदान देता रहेगा। तो हमें इन संसाधनों का अल्प उपयोग, उचित उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर 3 समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।